जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिश्रा एकेडमी जबलपुर में। जहां पर दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे विविध सेक्शन के अंतर्गत प्रमुख भारत के राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में। तो दोस्तों उसी कड़ी में आज आपके सामने है भारत के राष्ट्रीय गीत और भारत का राष्ट्रीय गान। तो दोस्तों हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय गीत और गान के बारे में। वास्तव में दोस्तों किसी भी देश के लिए राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत का क्या महत्व है, यह हम इसी बात से समझ सकते हैं कि यह एक देश की या उस देश के नागरिक की बात की जाए यदि एक राष्ट्रीय पहचान की, तो वह हमें राष्ट्रीय पहचान दिलाता है। ना केवल राष्ट्रीय गीत गान, अब तो जितने भी भारत के राष्ट्रीय चिन्ह या किसी भी देश के राष्ट्रीय चिन्ह वगैरह होते हैं वह उसकी राष्ट्रीय पहचान होते हैं। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत की। यदि बात की जाए दोस्तों राष्ट्रीय गीत की, तो राष्ट्रीय गीत जो हमारा है वंदे मातरम है ना। यदि हम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की बात करें दोस्तों, तो यह कहीं ना कहीं स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी हमारी, है ना, राष्ट्रीय गीत जो हमारा वंदे मातरम है, यह स्वतंत्रता की लड़ाई में दोस्तों लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत था। उसका कारण क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका जो काल है, जो इसका जो समय है जब यह गीत रचा गया, है ना। तो सबसे पहले तो बात करते हैं हम इसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उनकी, जैसे एग्जाम्पल के लिए कि भाई इसके रचयिता कौन है, और सबसे महत्वपूर्ण इनसे बनने वाले जो भी प्रश्न वगैरह हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो बात की जाए दोस्तों यदि वंदे मातरम की, है ना, तो इसकी रचना की है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कहीं कहीं पर दोस्तों इनके बारे में लिखा मिलेगा आपको कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, चटर्जी चट्टोपाध्याय चाहे जो कुछ लिखा मिले, आंसर वही है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी। तो बात की जाए इसकी रचना की दोस्तों, तो सबसे पहले 7 नवंबर 1876, यानी कि आपको 1876 को जरूर जो है मेंशन करना है कि 1876 वह समय है जब इन्होंने इसकी रचना की। और रचना कहाँ पर की, तो कांतल पहाड़ जो पाड़ा गांव है वहाँ पर की। महत्वपूर्ण नहीं है उतना ज़्यादा, इंपॉर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसकी रचना की। और कब की, तो 1876 में की। फिर इसके बाद दोस्तों बात की जाए कि हमारा जो प्रश्न है वो आने किस वाला है, कैसे आने वाला है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि यह कहाँ से लिया गया है। एक उपन्यास है दोस्तों आनंद मठ। आनंद मठ उपन्यास किसका है, तो यह उपन्यास है बंकिम चंद्र चटर्जी जी का। और इस उपन्यास की जो है यदि बात की जाए कि इस उपन्यास में इन्होंने समेकित कब किया इस गीत को, तो वो किया है 1882 में। 1882 में दोस्तों चटर्जी जी ने अपने उपन्यास, कौन सा उपन्यास, आनंद मठ में वंदे मातरम को समेकित किया या सम्मिलित किया या शामिल किया। तो बात की जाए दोस्तों कि प्रश्न हमारा कैसा आने वाला है। प्रश्न होगा कि भाई वंदे मातरम जो है कहाँ से लिया गया है। तो वंदे मातरम लिया गया है दोस्तों कहाँ से, ये लिया गया है आनंद मठ से। और आनंद मठ क्या है, आनंद मठ एक उपन्यास है, किसका, बंकिम चंद्र चटर्जी जी का। अब अगला जो प्रश्न है दोस्तों, यदि इसी कड़ी में हम बात करें तो हमारा प्रश्न ये होने वाला है कि भाई आनंद मठ जो है ये कैसा है। तो आनंद मठ की यदि हम बात करें दोस्तों, इस उपन्यास की बात करें तो यह बांग्ला भाषा में है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। उपन्यास दोस्तों बांग्ला भाषा में है। और जो हमारा गीत है वंदे मातरम, तो वंदे मातरम गीत जो है दोस्तों यह है संस्कृत भाषा में, है ना। तो अगर बात की जाए कि क्या यह केवल संस्कृत भाषा में है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। कुछ जो बुकें हैं, है ना, कुछ जो तथ्य हैं, कुछ जो साक्ष्य हैं वो ये कहते हैं कि भाई यह बांग्ला और संस्कृत दोनों में। दरअसल में दोस्तों बात कुछ इस हिसाब से है कि भाई इसके जो प्रथम 2 पद हैं वो प्रॉपर संस्कृत में आपको देखने मिलेंगे। और यदि हम इसके नाम की ही बात करें वंदे, तो वंदे में दोस्तों जब आप बांग्ला में देखेंगे तो बांग्ला में वा नहीं है, बांग्ला में बा होता है। तो अगर यह बांग्ला में होता प्रॉपर तो वहाँ पर बंदे लिखा होता, ना कि वंदे। और दरअसल में यह क्या है, वंदे मातरम। तो खैर कोई बात नहीं दोस्तों, हमारा तो प्रश्न होगा भाई यह किस भाषा में है, तो हमें आंसर लगाना है संस्कृत। और उपन्यास किस में है, तो बांग्ला। बात की जाए दोस्तों इसके बाद कि भाई इस उपन्यास में यदि इस गाने की बात करें या इस गीत की बात करें तो कौन या किसने गाया है, तो इस गीत को गाया है दोस्तों भावानंद या भावानंद सन्यासी जी के द्वारा वहाँ पर गाया गया है। और धुन किसने दी है, तो वो दिया है यदुनाथ भट्टाचार्य जी ने। अब बात यह आती दोस्तों क्या ये इतना महत्वपूर्ण है, तो जी नहीं। महत्वपूर्ण जो पहलू है वो है कि भाई रचना किसने करी, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात किस सन में करी वो इंपॉर्टेंट है, 1876 1876। हालांकि कुछ बुकें कहती हैं 1874, लेकिन इसका आंसर है 1876। फिर बात की जाए आनंद मठ, तो ये महत्वपूर्ण है। आनंद मठ में इसे 1882 में समेकित किया गया इस गीत को। और अब हम जब इसी कड़ी में दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो महत्वपूर्ण है कि भाई यह गीत सर्वप्रथम गाया कब गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब हमने बात की कि भाई गया किसके द्वारा, भवानंद सन्यासी जी के द्वारा, तो ये उस पुस्तक की बात की जा रही है, उस उपन्यास में बात की जा रही है कि उस उपन्यास में इनके द्वारा। लेकिन बात की जाए कि सर्वप्रथम कब गाया गया, जब ऐसा एक प्रश्न आपके सामने होगा तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1896 में। 1896 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। कहाँ पर, कलकत्ता अधिवेशन में, जो कि यदि हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की, तो आप कहाँ पर इसका अध्ययन करेंगे, तो यह अध्ययन होगा आपका आधुनिक भारतीय इतिहास में। दरअसल में दोस्तों
कलकत्ता, ना केवल कलकत्ता अधिवेशन बल्कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए वे सारे महत्वपूर्ण हैं, जिनका आप अध्ययन करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत। अब यदि हम बात करें तो यहाँ पर प्रश्न कैसा है हमारा, यह प्रश्न है कि भाई इसे सर्वप्रथम कहाँ पर गाया गया, किसे, राष्ट्रीय गीत को। तो इसे दोस्तों 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही कलकत्ता अधिवेशन में, जो कि 12वें क्रम का अधिवेशन था या 12वें नंबर का अधिवेशन था, वहाँ पर गाया गया। और एक और बहुत महत्वपूर्ण है कि इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे रहीमतुल्लाह सयानी, रहीमतुल्लाह सयानी। अच्छा, अब इसके बाद यदि हम बात करें कि गाया किसने, तो ये भी एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों इसे गाया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, यानी कि 1896 में जब कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम यह गाया गया तो किसके द्वारा गाया गया, वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर ही हमारे कौन होंगे, राष्ट्रगान के रचयिता, यानी कि जनगण मन के रचयिता। सबसे पहली बात तो आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए जो बहुत ही बेसिक है कि राष्ट्रीय गान कौन है, जनगण मन है, और राष्ट्रीय गीत कौन है दोस्तों, तो वह है वंदे मातरम। फिर इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अगली कड़ी में, यदि हम बात करें तो देखिए आप बात को समझिएगा। अगला है हमारा दोस्तों 1905। 1905 वह वर्ष है जब राष्ट्रीय गीत का इसे दर्जा दिया गया। अच्छा, यह दर्जा किसके द्वारा दिया गया, अगर यह एक प्रश्न हम समझें तो यह दर्जा दोस्तों वास्तव में दिया गया है कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक में, है ना। यानी कि अंततः देखिए बात को आप समझिएगा, दरअसल में बात कुछ इस हिसाब से है भाई कि 1947 के यदि हम पहले की बात करें तो हम दरअसल में हो क्या चुके हैं, हम किस हुकूमत के तले हैं, हम ब्रिटिश हुकूमत के तले हैं ना। अब उस समय पे दोस्तों हो ये रहा है कि भाई एक तरफ आप देखेंगे तो 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के बाद कहीं ना कहीं एक स्वतंत्रता का जो भाव है, एक जो हम ये बात करें कि भाई हमें स्वतंत्र होना है, यह भाव अपने चरम पर था, है ना। उसके बाद से एक, उसके पहले तो गुलामी वाला एक परिदृश्य होता है, और उसके बाद जब बात ये आती है कि चलें भाई एक क्रांति हुई और उसके बाद लोगों में एक जन संचार हुआ कि अब हमें स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होना है। अब इस कड़ी में दोस्तों 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, और कहीं ना कहीं यदि हम बात करें तो भारतीय जनमानस का जो प्रतिनिधित्व कर रही थी तत्कालीन समय में वो थी कौन, तो कांग्रेस। अब कांग्रेस की ही बैठक में इसे क्या दर्जा दे दिया गया, 1905 में राष्ट्रीय गीत का दर्जा दे दिया गया। राष्ट्रीय गीत का दर्जा देने से तात्पर्य था कि अब लगभग महत्वपूर्ण कार्यों में यही गीत जो है गूंजता था, यानी कि जब प्रारंभ किया जा रहा था तो यही गीत था, है ना। अच्छा, अब अगली बात यह है कि बंग भंग आंदोलन जब हुआ, ये सारी चीज़ें दोस्तों आप इतिहास में पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पे इनके कुछ फैक्ट रख दिए गए हैं। उसका कारण ये है कि भाई अब बंग भंग आंदोलन क्या है, ये अगर हम डिस्क्राइब करके बताना चालू कर देंगे, है ना, तो इसमें सबसे बड़ी विपदा जो होगी वो ये होगी कि अब यहाँ पर समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इस कारण से दोस्तों हमने इसे थोड़ा सा यहाँ पर संक्षिप्त किया है कि भाई बंग भंग आंदोलन, आप नोट रखें कि बंग भंग आंदोलन में इसे ही राष्ट्रीय नारा दिया गया, किसे, वंदे मातरम को। फिर अगली कड़ी में दोस्तों यदि बात की जाए इसी प्रश्न के बारे में, है ना, तो बंग भंग आंदोलन आपका कंप्लीट। और इसके बाद राष्ट्रीय गीत की यदि बात करें, अब अगले प्रश्न तो वह हमारे हैं क्या, इसके गायन अवधि को लेकर के, कि राष्ट्रीय गीत जो है हमारा वंदे मातरम, इसे गाने में कितना समय लगता है, इसकी जो समय अवधि है वो कितनी है, इससे भी प्रश्न बने हुए हैं। तो इसे आप नोट रखिएगा। इसकी गायन अवधि जो है दोस्तों वह है 1 मिनट 5 सेकेंड, यानी कि राष्ट्रीय जो हमारा गीत है इसे गाने में 1 मिनट 5 सेकेंड का समय लगता है, जो एक स्टैंडर्ड समय है ना, 1 मिनट 5 सेकेंड। अच्छा, 1 मिनट 5 सेकेंड जो है आपका ऑप्शन में डायरेक्ट सेकंड करके ही दिया हो सकता है, तो कितने सेकंड, तो हम जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड, इसका मतलब कि 1 मिनट 5 सेकंड मतलब कितना, 65 सेकंड, 65 सेकंड का समय लगता है। फिर अगली घड़ी में दोस्तों यदि हम बात करें कि वर्तमान में जो हमारा यह राष्ट्रीय गीत है, दरअसल में दोस्तों राष्ट्रीय गीत के विषय में आप जरूर पढ़िएगा। हालांकि आपके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो यहाँ पर कवर हो रहे हैं, जितने भी तथ्य हैं वो यहाँ कवर हो जाएंगे, है ना। इसके बाद भी यदि आप इच्छुक हैं तो जरूर इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करिएगा। थोड़ा सा वहाँ पर विवादास्पद था, क्या मुद्दा था उसको आप देखिएगा, वह मुद्दा मैं आपके सामने साझा करता हूँ। दरअसल में दोस्तों वंदे मातरम को ही राष्ट्रीय गीत, मतलब वंदे मातरम को राष्ट्रगान क्यों नहीं बना लिया गया, राष्ट्रगीत क्यों बनाया गया, है ना, और जनगण मन को क्यों राष्ट्रगान के लिए चुना गया, इसके पीछे की जो कहानी है दोस्तों उसे भी आप पढ़िएगा। मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ यहाँ पर दोस्तों। दरअसल में हुआ कुछ यूँ था कि वंदे जो हमारा मातरम है, अगर आप इसे देखेंगे तो शुरू के जो 2 पद हैं दोस्तों, इसमें आप देखेंगे तो राष्ट्रीयता की भावना का संचार है। और इसके बाद यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो वास्तव में इसके बाद की कड़ी में वहाँ पर कहीं ना कहीं हिंदू देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व नजर आ रहा है ना, यानी उसमें जब आप देखेंगे तो हिंदू देवी देवताओं की ओर ज़्यादा रुझान है, ज़्यादा झुकाव है। अच्छा, इसके कारण क्या होता है, उस समय पे जो हिंदू मुस्लिम की यदि हम बात करें, है ना, क्योंकि भाई समय ही कुछ ऐसा चल रहा था जहाँ पर आप देखेंगे तो एक और
हिंदू और एक और मुस्लिम। और इसका परिणाम हमने देखा 1947 में पाकिस्तान विभाजित हुआ, है ना, बांग्लादेश हमारा जो विभाजित हुआ ना, यानी कि पूर्वी बंगाल जो विभाजित हुआ, जो कि आगे चल करके बांग्लादेश हुआ। तो ये सारी कंडीशंस थी उस समय पे, क्योंकि हम 1947 के पहले तो हम सब एक थे, है ना, ऐसा कुछ विभाजन वगैरह का था नहीं। तो वहाँ पर दोस्तों ये था कि जब धीरे धीरे करते एक ऐसी अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया, और आगे चल करके जब ये पाया गया कि भाई अब हिंदू अलग मुस्लिम अलग क्षेत्र, है ना, और जब ऐसी वाली बातें आने लगी तो उस समय पर वंदे मातरम को जो है राष्ट्रगान के लिए नहीं रखा गया, उसे पीछे किया गया, क्योंकि वहाँ पर यह देखा गया कि यार इसमें सबसे बड़ी विपदा क्या हो रही है। इसमें विपदा ये है कि भाई इसमें जो ज़्यादा झुकाव है वे देवी देवताओं की ओर है 2 पदों के बाद। तो इस कारण से उन्होंने क्या किया, राष्ट्रगान को प्रेफरेंस दिया, जनगण मन को राष्ट्रगान के लिए, है ना। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखें 24 जनवरी 1950, यह है बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 24 जनवरी 1950, इसे आप नोट रखिएगा। दोनों के लिए मतलब राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान, इन्हें संविधान सभा में, ये संविधान सभा के द्वारा कब अंगीकृत किया गया वाला जो एक प्रश्न है, उसका आंसर है दोस्तों 24 जनवरी 1950। यानी कि 24 जनवरी 1950 वह तिथि है जब संविधान सभा में राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया या अंगीकृत किया गया। अच्छा, अब बात आती है दोस्तों धुन को लेकर के कि राष्ट्रीय गीत की जो वर्तमान धुन है ना, या इसका अनुवाद है अंग्रेजी में, उर्दू में, ये सब किसने किया। तो ये सारे प्रश्न हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हें आप नोट रखिएगा। तो प्रश्न है कि भाई धुन की जब बात आएगी तो इसका आंसर जाएगा पन्नालाल घोष। पन्नालाल घोष जी ने इसे धुन दिया था वर्तमान में, है ना, वर्तमान जो धुन है इसकी। फिर इसके बाद बात आती है दोस्तों अंग्रेजी अनुवाद की। यदि हम बात करें तो अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, तो वो व्यक्ति हैं अरविंद घोष या अरविंदो घोष करके कुछ जगह पर आपको मिलेगा। और उर्दू की यदि हम बात करें दोस्तों तो वो आंसर है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान जी ने क्या किया, इसका उर्दू अनुवाद किया। क्यों हम ऐसी बातें कर रहे हैं कि भाई अरविंद अंग्रेजी अनुवाद, उर्दू अनुवाद या बाकी सारे अनुवाद, तो उसका कारण यह है दोस्तों क्योंकि यह किस भाषा में है, संस्कृत या बांग्ला। फिर इसके बाद दोस्तों हम इसके आगे की यदि बात करें तो एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा, वह यह है कि भाई आकाशवाणी और दूरदर्शन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के जो भी दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत होती है दोस्तों, जब स्टार्टिंग होती है तो राष्ट्रीय गीत से ही होती है। यानी कि पहले राष्ट्रीय गीत वहाँ पर क्या होता है हमें देखने मिलेगा और इसके बाद जो है इसका प्रारंभ होता है ना। फिर यदि बात करें दोस्तों एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह यह है कि भाई वर्ष 2003 में, अच्छा 2003 वाले की यदि हम बात करें दोस्तों तो ये आप नोट रखिएगा कि इस समय पे क्या हुआ था, BBC वर्ल्ड सर्विस द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण करवाया गया। और इस अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण में दरअसल में उस समय पे तत्कालीन समय में यानी कि वर्ष 2003 तक के बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में रहे या मशहूर रहे, चर्चित रहे टॉप 10, पूरे विश्व के टॉप 10 गीतों को जो है एक लिस्ट निकालनी थी कि भाई टॉप 10 में कौन। तो उसमें यदि हम बात करें दोस्तों तो शिखर के 10 जो उस समय पे तत्कालीन समय पे के जो प्रमुख जो गीत थे उनमें हमारा राष्ट्रीय गीत सेकंड रैंक पर था, यानी कि द्वितीय स्थान पर था। फिर इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों एक और हमारा महत्वपूर्ण पहलू है, वह यह है कि भाई 14 अगस्त 1947 यानी कि 15 अगस्त के जस्ट एक दिन पहले, है ना, 14 अगस्त 1947, 14-15 अगस्त की वह रात्रि, उस समय पे दोस्तों संविधान सभा के द्वारा जब संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है ना, उसका जो प्रारंभ हुआ था वह वंदे मातरम की गूंज के साथ ही हुआ था, ठीक है। और समापन की यदि बात करें दोस्तों तो यह हुआ था जनगण मन के। तो आप इसे नोट रखें, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि भाई 14 अगस्त 1947 यानी संविधान सभा, याद रखिएगा संविधान सभा की बात कर रहे हैं यहाँ पर। दरअसल में हम एक फैक्ट पढ़ते हैं संसद के अधिवेशन के बारे में कि संसद का अधिवेशन जब प्रारंभ होता है तो कौन सी धुन सुनते हैं, क्या बजता है, और जब समापन होता है तब क्या। तो वो जो है उसे आप अलग क्वेश्चन के रूप में देखें, है ना, वह संसद के अधिवेशन की बात है और यहाँ पर संविधान सभा की बैठक की बात की जा रही है। तो संविधान सभा की बैठक का प्रारंभ जो है वो वंदे मातरम के द्वारा होता है और जब समापन होता है दोस्तों तो जनगण मन, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई इसमें क्या हमारे कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस वगैरह रह गए हैं राष्ट्रीय गीत की यदि हम बात करें तो हाँ दोस्तों एक और है हमारा, वह है कि राष्ट्रीय गीत को बैंड पर बजाने का, है ना, जो बैंड पर बजाने की जो धुन है ये कौन लेकर के आए थे, किसने तैयार किया था। तो दोस्तों वो हैं हमारे मास्टर कृष्ण राव जी ने 1954 में ये धुन तैयार की। अब देखिए क्या हमको ये सन इंपॉर्टेंट है, नहीं, आप 1949 बिल्कुल याद न रखें, आपके लिए महत्वपूर्ण है ये नाम मास्टर कृष्ण राव कि आखिर राष्ट्रीय गीत की जो बैंड की जो धुन है ना, बैंड पर जो धुन है, बैंड पर बजाने की धुन, वो कौन तैयार किए, है ना, उनका नाम क्या है, तो वो नाम है दोस्तों मास्टर कृष्ण राव। फिर यदि बात की जाए
कि इन्होंने तो तैयार किया है ना, अब इसे हम आगे लेकर के चलें तो इसका प्रथम बार जो प्रयोग किया किसने बजाया प्रथम बार, तो वो कौन थे, तो वो थे मास्टर गणपत सिंह, है ना। किसके निरीक्षण में, तो वो थे कौन, मास्टर कृष्णराव के निरीक्षण में। तो ये हमारे सारे प्रश्न महत्वपूर्ण जो है कंप्लीट होते हैं यहाँ पर, सारे फैक्ट राष्ट्रीय गीत से संबंधित। अब हम चर्चा करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय गान के बारे में। तो राष्ट्रीय गान जैसा कि आप सभी जानते हैं जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गान है। और अगली जो बात की जाए इसके बारे में दोस्तों, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि भाई रचयिता कौन है। रचयिता करके आपसे सीधे नाम पूछा जाएगा, तो आंसर क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी कौन है दोस्तों, इसके रचयिता, रचना इन्होंने की। फिर हम इसके आगे बात करें तो अगली बात यह है कि मूल रूप से जो ये रचना की गई थी वह किस भाषा में, तो बांग्ला भाषा में। ठीक है, राष्ट्रीय गान जो है हमारा जन गण मन, इसकी मूल रूप से रचना बांग्ला भाषा में की गई थी। और अगला इंपॉर्टेंट है कि सर्वप्रथम ये कहाँ पर गाया गया। मैंने आपको यहाँ पर भी हिंट किया था राष्ट्रीय गीत में कि भाई पहली बार कहाँ पर गाया गया, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आंसर क्या था, 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। और अब आप यहाँ पर भी देखेंगे तो सर्वप्रथम दोस्तों कहाँ पर गाया गया, कलकत्ता अधिवेशन में ही। दरअसल में कांग्रेस का, दरअसल में हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हर वर्ष अधिवेशन हो रहे थे, तो उसी क्रम में एक कहाँ पर हुआ था, 12वां वाला भी कलकत्ता में हुआ था, और 27 नंबर का भी जो अधिवेशन है दोस्तों ये भी कहाँ पर हुआ, कलकत्ता में ही हुआ था। और इस समय पे अध्यक्ष कौन थे, पंडित बिशन नारायण धर, है ना। अच्छा, तो सर्वप्रथम यहीं पर हमारा ये जो राष्ट्रगान है जनगण मन यहीं पर गाया गया। अब अगली बात यह है जो इम्पोर्टेंट है कि भाई आप इसकी कुछ तो बात यह है कि भाई आप इसकी तिथियां वगैरह जो है नोट रखें, ये इंपॉर्टेंट है ना, जितने भी हैं ये 27 दिसंबर 1911 इंपॉर्टेंट है, 27वां अधिवेशन था, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि भाई 1912 1919 वाले जो सन हैं, सनों में इनमें दोस्तों कुछ ना कुछ जनगण मन से रिलेटेड है ना, कोई ना कोई तथ्य है जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है, आइए हम इसकी चर्चा करते हैं। तो 1912 की यदि हम बात करें दोस्तों, तो 1912 वह वर्ष है जब पहली बार तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ। और शीर्षक क्या था इस गान, जो हमारा जनगण मन है राष्ट्रगान है, इसका शीर्षक क्या था उस समय पे, तो वो शीर्षक रखा गया था भारत भाग्य विधाता। भारत भाग्य विधाता ये शीर्षक था। और किस में प्रकाशन हुआ था, तो प्रकाशन हुआ था तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं प्रकाशन किसने किया था। तो प्रकाशन जो हुआ है ना उस समय पे, तो आप पाएंगे कि प्रकाशन किस शीर्षक के साथ, तो भारत भाग्य विधाता, और इम्पॉर्टेंट व्यक्ति कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर। फिर 1919 की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो यही जो है आपका जनगण मन है ना राष्ट्रगान हमारा, ये मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इसका अंग्रेजी में जो है अनुवाद हमें देखने मिला। कब, 1919 में। फिर इसके बाद दोस्तों, अच्छा क्यों हम अंग्रेजी कर रहे हैं, क्यों हम हिंदी और उर्दू कर रहे हैं, इसका कारण ये है क्योंकि मूल रूप से यह किस भाषा में है, तो बांग्ला भाषा में है। फिर अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वह है कि हम देखेंगे हिंदी और उर्दू में अनुवाद। तो हिंदी और उर्दू में अनुवाद दोस्तों इसका किया आज़ाद हिंद फौज के कैप्टन आबिद अली ने। आबिद अली इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें नोट रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा गया है कि भाई हिंदी और उर्दू में जो अनुवाद है वो किसने किया, तो आबिद अली ने किया। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा यहाँ से संगीत में धुन। संगीत में धुन की यदि बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर राष्ट्रगीत के भी हमने देखी और अब हम राष्ट्रगान की बात करें। राष्ट्रगीत से ज़्यादा महत्वपूर्ण राष्ट्रगान की धुन है दोस्तों। बहुत पूछा गया है ये प्रश्न कि संगीत में धुन का श्रेय किसे दिया जाता है, तो वो है व्यक्ति हैं कैप्टन राम सिंह ठाकुर। ठीक है, INA से संबंधित हैं ये भी, और नाम इनका क्या है, कैप्टन राम सिंह ठाकुर, आप नोट रखिएगा। फिर अगली बात है यहाँ पर कि राष्ट्रगान की गायन अवधि को लेकर के प्रश्न पूछा गया है कि गायन अवधि क्या है। ठीक वैसे ही जैसे हमने राष्ट्रगीत की गायन अवधि देखी, तो राष्ट्रगीत की गायन अवधि हमें याद है 1 मिनट 5 सेकंड यानी कि 65 सेकंड। और यदि हम बात करें अपने राष्ट्रगान की दोस्तों जनगण मन की, तो जनगण मन की जो है हमारा गायन अवधि है वह है 52 सेकंड, 52 सेकंड। 52 सेकंड की अवधि के साथ ही दोस्तों एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है यहाँ पर कि इसकी संक्षिप्त अवधि क्या है। यानी कि राष्ट्रगान जो जनगण मन है, आप जब इसकी संक्षिप्त अवधि गाएंगे, इसे गाने की जो संक्षिप्त अवधि है वो क्या है, तो वो है दोस्तों 20 सेकंड। फिर अगली बात यह है कि संक्षिप्त अवधि में क्या किया जाता है, तो प्रथम और अंतिम पंक्ति आप देख सकते हैं बोर्ड में साइड में आपको देखने मिल जाएगा कि भाई क्या संक्षिप्त अवधि के दौरान हम इसे कितना गाते हैं। ठीक है, और इसका समय क्या है दोस्तों, तो 20 सेकंड। जब हम पूरा राष्ट्रगान गाते हैं तो पूरे राष्ट्रगान में हमें संपूर्ण उसमें जो गायन अवधि है वो कितनी है, 52 यानी 52 सेकंड है। अच्छा, बात की जाए कुल पंक्तियों की या कुल पदों की, तो हमारे राष्ट्रगान में दोस्तों कुल पदों की संख्या है 5, और पंक्तियों की बात की जाए तो पंक्तियां हैं कुल 13। तो ये हुए हमारे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य राष्ट्रगान से संबंधित। और सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों कि कब अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा, तो वो तिथि है 24 जनवरी 1950। ठीक है, राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गान दोनों के लिए संविधान सभा में
पहली बार इसके बारे में जो वक्तव्य अपना जो दिया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, है ना, 24 जनवरी 1950 को, कि हम क्या कर रहे हैं, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अंगीकृत कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर पहलू है, वो ये है कि भाई संसद के अधिवेशन की दोस्तों अभी हमने चर्चा की कि संसद के अधिवेशनों का जैसे ही प्रारंभ होता है तो प्रारंभ किसके साथ होता है, वो होता है जनगणमन के साथ, और जब समापन होता है तो किसके साथ, वंदे मातरम के साथ। ये अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे नोट रखिएगा। और अगला हमारा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है दोस्तों कि 15 नवंबर 2010 की बात की जाए तो 15 नवंबर 2010 को दोस्तों दूरसंचार विभाग ने एक विज्ञप्ति जारी की, या एक विज्ञप्ति के द्वारा राष्ट्रगान को कॉलर ट्यून नहीं बनाने के लिए निर्देशित किया। ठीक है, उन्होंने एक विज्ञप्ति जारी की, किसने, दूरसंचार विभाग ने, और क्या बोला, उन्होंने कहा कि आप राष्ट्रगान को कॉलर ट्यून ना बनाएं, है ना, ऐसे उन्होंने निर्देश जारी किए। और सही भी है दोस्तों। क्यों सही है? क्योंकि भाई आप यदि ऐसे कर रहे हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमारे जो राष्ट्रीय, चाहे कोई भी प्रतीक हो, राष्ट्रीय ध्वज हो, गान हो, गीत हो, यदि हम इनका किसी भी उसमें दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है दुरुपयोग तो होता है ना, दुरुपयोग कहीं ना कहीं भाई गलती हो ही जाती है, तो अच्छी बात है कि हम ऐसा कुछ भी ना करें। यदि हम सम्मान नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम क्यों ऐसे स्टेप उठाएं, हम पीछे रहें जहाँ तक संभव हो, चूँकि ये हमारे क्या हैं भाई, भारत के हमारे राष्ट्रीय गौरव हैं, प्रतीक हमारे, तो हमें निश्चित तौर पर इनका सम्मान करना चाहिए। और अब अगली बात ये आती है दोस्तों कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति सम्मान नहीं करता है, अच्छा उसके पहले एक और प्रश्न ये है कि क्या गीत वगैरह गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, बाधित नहीं है व्यक्ति। हाँ, सम्मान करना होगा, सम्मान इन द सेंस कि मान लीजिए अगर राष्ट्रगान कहीं पर बज रहा है या आपके कानों में ये ध्वनि सुनाई दे रही है, आप देख रहे हैं कि राष्ट्रगान है 26 जनवरी, या आप कहीं से निकल रहे हैं और आप बैठे हुए हैं या फिर, है ना, तो आपको वहाँ पर खड़े हो जाना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है कि आप उसका सम्मान करें, है ना। आपके कानों तक आवाज़ जा रही है, धुन जा रही है, तो आप सम्मान करें, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या आप गाएं, इसके लिए बात किया गया है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं। अब ये सारे फैक्ट क्या हैं दोस्तों, ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। फिर भी यदि आप इच्छुक हैं इसके बारे में जानकारी के, तो आप देख सकते हैं, आप नेट में सर्च कर सकते हैं दोस्तों, है ना। एक बात था जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि नहीं, बाध्य नहीं किया जा सकता, एक बात। दूसरी बात दोस्तों, ऐसे ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट मसला सामने आया था मूवी वगैरह को लेकर के, कि मूवी के दौरान, तो बात को आप समझिएगा, यदि मूवी के पहले है तो उन्होंने बोला कि ठीक है खड़े होना लाजमी है, लेकिन अब मूवी के दौरान की मूवी के बीच में अगर ऐसी कुछ सीन वगैरह आ रहे हैं, या राष्ट्रीय गीत वगैरह आ रहा है, या राष्ट्रीय गान की ऐसी कुछ चर्चा हो रही है, या ऐसा कुछ चीज़ें हैं, तो बिल्कुल भी आवश्यक नहीं कि वहाँ पर खड़े ही हों, हालांकि सम्मान आवश्यक है। ठीक है, अब इसके बाद यदि हम बात करें दोस्तों कि अगर ऐसी स्थिति है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति सम्मान नहीं कर रहा है, हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों का हो, या राष्ट्रीय ध्वज का हो, या गान का हो, या गीत का हो, तो इसके लिए दोस्तों हमने इसके पहले वाली वीडियो में पूरा डिस्क्राइब करके बताया हुआ है कि किस धारा के तहत और कितनी सजा मिलने वाली है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और आप इसे नोट्स जो है प्रॉपर तरीके से बनाते चले जाइएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक फैक्ट छूट रहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का फैक्ट है दोस्तों कि न केवल इन्होंने भारत का बल्कि बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान रचा, है ना। ये दो देशों के राष्ट्रगान को रचने वाले व्यक्ति हैं, और उनका बांग्लादेश का कौन सा है, तो आमार सोनार बांग्ला। इसकी चर्चा दोस्तों हमने महत्वपूर्ण व्यक्तियों से संबंधित, महान कार्यों से संबंधित जो हमारे वीडियोस पड़े हुए हैं इसी विविध की सीरीज़ में, आप जा करके देख सकते हैं। तो वहाँ पर हमने इनकी चर्चा की हुई है, वहाँ पर दोस्तों हमने इनके बारे में और भी बातें की हुई हैं, तो आप जा करके नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं प्रॉपर तरीके से वीडियोज़ के माध्यम से। और यही कारण है दोस्तों कि यहाँ पर इनके बारे में कुछ और बातें नहीं की गई हैं। उसका कारण यह है कि भाई जब हम पहले ही नोट्स बनाते चले आ रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो फिर अब जब वो चीज़ हमारे पहले लिखी हुई है नोट्स में या किसी भी वीडियो में बता दी गई है, तो फिर मेरे ख्याल से उसे बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, तो इसके बाद हमारी बात होगी जो अन्य राष्ट्रीय प्रतीक वगैरह हैं, है ना, जो भी अन्य हैं हमारे, जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि हम बात करें तो हमारी राष्ट्रीय नदी, हमारे राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, इनकी चर्चा दोस्तों हम एक और वीडियो लाएंगे, और उसमें हम लगभग सभी फैक्टों को कवर कर लेंगे, क्योंकि उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब मुलाकात अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।